हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी जा रही है आप लोगों की? अब तो एग्जाम्स भी आने वाले हैं आप लोगों के। तो केमिस्ट्री के दो चैप्टर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। केमिकल रिएक्शन वाला हमने कर लिया और एसिड बेस वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करवा चुकी हूँ। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर, जो नया चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलो फिर देखते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मेटल होता क्या है। देखो, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सिंपल। अ मेटल इज एन एलिमेंट whose atoms readily lose electrons to form positive ions। इसका क्या मतलब हुआ? मेटल एक वो एलिमेंट होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाता है। पॉजिटिव आयन यानी कैटायन। हम लोगों ने पढ़ा है ना, दो टाइप्स के आयन होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज और एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज। तो मेटल क्या हुआ? वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटल। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हमने ले लिया सोडियम। सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। आपको केमिस्ट्री में ये ध्यान रखना है, कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये क्या बन गया हमारा? सोडियम का आयन, सोडियम आयन। या फिर आप इसको कैटायन भी बोल सकते हो। ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतना पॉजिटिवली चार्ज बढ़ता जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है एल्यूमिनियम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लिया? Al पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब फिर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं, Al पॉजिटिव। इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज करा तो क्या आ गया? 2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव में चार्ज बढ़ेगा। एक और लूज करवाया तो Al2 पॉजिटिव से बन गया हमारा Al3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम +3 स्टेट में स्टेबल होता है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन लूज करवाते जाएंगे, पॉजिटिवली में चार्ज बढ़ता जाएगा। तो ये सब क्या हो गए? मेटल्स। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज का आयन बना रहे हैं, जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। ठीक है। ये हो गई सिंपल डेफिनेशन कि मेटल होता क्या है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ? एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल। सबसे ज्यादा जो अबंडेंस में पाया जाता है मेटल, वो कौन सा होता है? हमारा एल्यूमिनियम। कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं हमें मेटल्स, बोथ इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी। फ्री स्टेट मतलब सिंगल एलिमेंटल स्टेट में, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, वो फ्री स्टेट हो गई उसकी। कंबाइंड स्टेट मतलब किसी के साथ कॉम्बिनेशन में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सब क्या हो गई? कंबाइंड स्टेट। ये देखो मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ये तो कंबाइंड स्टेट हो गई। गोल्ड, सिल्वर, ये सब फ्री स्टेट है। पर कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं एज वेल एज फ्री स्टेट में भी मिलते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या होता है? ये फ्री स्टेट और कंबाइंड दोनों में मिलते हैं हमें। तो ये कुछ सिंपल बेसिक कंसेप्ट था मेटल्स का। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं एक एक करके, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की। ठीक है। देखो, अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इनकी? सबसे पहले है हमारा फिजिकल स्टेट। जो मेटल्स होते हैं हमारे, वो हार्ड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। हार्ड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एकदम टाइट पैक स्ट्रक्चर होता है इसका। ये हमने मैटर वाले चैप्टर में भी स्टडी कर रखा है 9th क्लास में। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है? हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। तो वही होता है मेटल्स में, हार्ड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। इसके एक दो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो एक्सेप्शन क्या है। सोडियम और पोटेशियम। जनरली मेटल्स हार्ड और सॉलिड होते हैं, पर जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है। और ये किसका सिंबल है? मरकरी, Hg। ये क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। जनरली मेटल सॉलिड होते हैं, पर एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। नॉर्मली हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं नेचर में। तो ये तो हो गई हमारी जनरल फिजिकल स्टेट कैसी होती है। सेकंड है हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आप खुद सोच के देखो, मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? ज्यादा या कम? ऑफ कोर्स ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एकदम पैक्ड है, इनको मेल्ट करने के लिए, इनको बॉईल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा।
इसलिए इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है। ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर टाइटली पैक्ड हार्ड सॉलिड होते हैं, इनको मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सेम एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। ये इनका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है? क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, इनको मेल्ट करना इजी होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और क्या एक्सेप्शन है? सीजियम और गैलियम। इनका मेल्टिंग पॉइंट तो काफी लो होता है, इनफैक्ट ये तो पाम पे रखने पे ही मेल्ट हो जाता है, इतना कम होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। तो ध्यान रखना सोडियम पोटेशियम का या फिर सीजियम और गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। तो ये बात हो गई हमारी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखो अगला देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइनिंग। शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जनरली चमक होती है इनमें। जैसे गोल्ड देख लो आप, गोल्ड वगैरह क्या होते हैं? शाइन करते हैं। तो मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म हैव लस्टर, सिंपल है, शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में। नेक्स्ट क्या है हमारी? मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? जब मेटल्स को हम बीट करते हैं, पीटते हैं ऐसे, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। कई बार सिंपल डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डिफाइन मेलिएबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनको बीट करते हैं तो ये पतली ऐसे परत बना लेते हैं, थिन शीट्स की प्रॉपर्टी होती है इनकी। जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल देखी होगी आपने, गोल्ड की फॉइल देखी होगी। तो ये क्या होता है? मेलिएबिलिटी। मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है। और क्या होता है नेक्स्ट? क्या है हमारा? डक्टिलिटी। ये क्या होता है? मेटल्स को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर की वायर देखी होगी हमने, जो यूज करते हैं नॉर्मली तार, वो कॉपर की बनी हुई होती है। गोल्ड क्या होता है? गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मेलिएबिलिटी मतलब थिन शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी, और डक्टिलिटी मतलब थिन वायर्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी। जैसे कॉपर की वायर होती है, गोल्ड जो है वो सबसे डक्टाइल मेटल है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं हमसे कि सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड होता है हमारा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है एक सब्सटेंस के एंड से दूसरे सब्सटेंस के एंड तक, इसको बोलते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल का थर्म वर्ड का मतलब ही क्या होता है? हीट। थर्म मतलब हीट, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करना। मेटल्स के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? हीट को कंडक्ट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट करते हैं। जैसे कॉपर होगा, हो गया। हम लोग देखते हैं वायर्स जो होती है वो कॉपर से मिलकर बनी होती है, क्यों? क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड ऑफ सब्सटेंस टू अनदर एंड इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी। एग्जाम्पल क्या होगा इसके? सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। इसके एक्सेप्शन भी हैं, जैसे मरकरी हो गया, लेड हो गया, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, ये कंडक्टिविटी नहीं करते। लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी। मरकरी Hg। तो आपको एक्सेप्शन अच्छे से ध्यान रखने हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि पुअर कंडक्टर कौन सा होता है। ऐसा कौन सा मेटल है जो अच्छा कंडक्टर नहीं है? मरकरी और लेड। और सबसे अच्छे कंडक्टर होते कौन से? सिल्वर और कॉपर। तो ये हो गया हमारा थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर करते हैं। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे टीवी, टीवी का हम इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है, सॉकेट का बटन ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, टीवी चालू हो जाती है। तो ये सब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये बेसिकली होता क्यों है? इसका रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमने डेफिनेशन में क्या देखा था मेटल्स की? वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कैटायन बनाते हैं, तो वो जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो रीजन होता है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, एट्थ प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है? रिंगिंग बेल की आवाज आती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गुरुद्वारे वगैरह में, नॉर्मली मंदिर वगैरह में जो बेल घंटी बजाते हैं हम, क्या करते हैं? कोई हार्ड मटेरियल से अगर स्टक करते हैं तो उसमें रिंगिंग साउंड, जैसे वाइब्रेशन की साउंड आती है। स्कूल की जो बेल होती है उसको देख लो, तो वो क्या होता है? उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सोनोरिटी, वाइब्रेशन की साउंड आती है कंटिन्यू। मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विद हार्ड मटेरियल। किसी भी हार्ड मटेरियल से अगर स्टक करते हैं मेटल को तो वो रिंगिंग साउंड देता है। ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरिटी। ये प्रॉपर्टी मेटल्स के पास होती है जनरली, ठीक है।
नाइन्थ प्रॉपर्टी है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी कैसी होगी मेटल्स की, खुद सोच के देखो। मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए इनकी डेंसिटी, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर मास पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। पर इसमें दो एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम। ऐसा क्यों होगा, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन क्यों है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखी थी, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं नेचर में, तो इसका डेंसिटी कम होगा एज कंपेयर टू बाकी अदर मेटल्स जो होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डेंसिटी का कंसेप्ट। देखो 11th प्रॉपर्टी है हमारी अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं अलॉयज। कई कबार नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है। तो क्या होता है, अलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है। जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब क्या होते हैं, अलॉयज। ब्रास किससे मिलके बना है, कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसको हम बोलते हैं अलॉयज। ठीक है, ये भी एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी में काउंट होगा मेटल्स की। बस 12th और एक लास्ट प्रॉपर्टी है कलर। कलर कैसा रहता है मेटल्स का, जनरली ये सिल्वर ग्रे गोल्डन येलो इस तरह के कलर्स में होते हैं मेटल्स। मेटल्स आर सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो इन कलर। जैसे सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब इसी कलर्स के होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, कॉपर। कॉपर जनरली जनरली रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो ये थी सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। डेंसिटी का पढ़ लिया हम लोगों ने, अलॉय फॉर्मेशन देख लिया, कलर देख लिया, मेलिएबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ये सारी हमें ध्यान रखनी है थोड़ी थोड़ी चीजें। और जो भी एक्सेप्शन है वो इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं मेटल की एक एक करके, कि वो मेटल जो है वो केमिकली कैसे रिएक्ट करता है। फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मेटल किसी और के साथ कैसे केमिकली रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। मतलब अगर हम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो, जब मेटल्स की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं नेचर में। ऐसे ही जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ये जनरल प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखनी होगी थोड़ी, कि मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। फिर जो मेटल ऑक्साइड बना उसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं तो एक बेस फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया सोडियम। सोडियम की रिएक्शन, अगर जैसे मेटल ले लिया हमने सोडियम, इसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, क्या बनेगा, जो मेटल लिया उसका ऑक्साइड, मतलब सोडियम का ऑक्साइड। O पे -2 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो फॉर्मूला बना Na2O। ठीक है, उसके बाद इस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई, क्या बनेगा, बेस। बेस कौन सा बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम। मेटल लिया इस बार हमने मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी काफी बार पढ़ी है। ठीक है, फिर क्या करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसको जनरली किस नाम से जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। और केमिकल नेम तो हमें पता ही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर मेटल लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया ये। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये जनरल प्रॉपर्टी थी, आपको ये जो जनरल रिएक्शन है ये दोनों ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद तो जो भी कोई भी मेटल देंगे उसका इस तरह से प्रोडक्ट बनाना है आपको। बस ध्यान रखना, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। मेटल का ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर का होता है। उस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं तो बेस बनता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए। आपके पेपर में कैसे आ सकता है, आपको ये दे देंगे जैसे MgO प्लस H2O, एरो लगा के क्वेश्चन मार्क, आपको प्रोडक्ट बनाना होगा। अगर आपको जनरल रिएक्शन पता है कि किसी ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो बेस बनता है,
तो आपको पता चल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे हम जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन याद रखना थोड़ा। तो ये पहला था हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, एक होते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दोज ऑक्साइड्स दैट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। इसमें मेनली आते हैं जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, जिंक का ऑक्साइड हो गया, लेड का ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, ये सारे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और ये रिएक्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ये वाली तो बहुत बार पूछी गई है, सीबीएसई में रिपीट भी हुई है बोर्ड एग्जाम में, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखो, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लिया हमने Al2O3, इसकी रिएक्शन हमने कराई पहले एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? AlCl3। कैसे बना? Al पे +3 चार्ज होता है, Cl पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा AlCl3। ये हम लोगों को पता है कि चार्जेस कंसीडर नहीं किए जाते फॉर्मूला बनाते टाइम। तो क्या बन गया? AlCl3, साथ में वाटर रिलीज हो गया। ये तो थी एसिड के साथ में। अगर बेस के साथ कराते हैं तो Al2O3 की रिएक्शन, बेस क्या लिया हमने? NaOH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaAlO2। इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, साथ में वाटर रिलीज होगा। ये थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट है और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। कैसे आएगा? Al2O3 प्लस NaOH, एरो लगा के क्वेश्चन मार्क दे देंगे। प्रोडक्ट आप लोगों से पूछेंगे, तो आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम के केस में बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। सेम इसी तरह से आप जिंक ऑक्साइड का भी करा सकते हो, एक बार HCl के साथ, एक बार NaOH के साथ। HCl के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2O, जिंक का क्लोराइड बन जाएगा। बेस के साथ सेम अगर NaOH के साथ कराते हो तो क्या बनेगा? जैसे इस केस में सोडियम एल्यूमिनेट था, उसमें सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2। क्या बनेगा? Na2ZnO2 प्लस H2O, उसका नाम हो गया सोडियम जिंकेट। दोनों के साथ रिएक्शन लिख के देख लेना आप लोग, नहीं आए तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये थे हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। पहली हमने देखी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में, अब हमें देखनी है वाटर के साथ में। देखो, जनरल रिएक्शन क्या है इसकी? किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल का हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो आपको ये जनरल रिएक्शन ध्यान रखनी है, बाकी कोई भी एग्जांपल आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा अगर आपको ये रिएक्शन पता है। मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो या तो उसका ऑक्साइड बनेगा या फिर हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोटेशियम की वाटर के साथ कराई, क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम की वाटर के साथ कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम की अगर हमने हॉट वाटर के साथ कराई, ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ है, मैं लिख देती हूँ, कोल्ड वाटर के साथ है ये हॉट वाटर के साथ है। हॉट वाटर के साथ क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका कॉमन नेम क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम की अगर हम स्टीम के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। अगर हॉट वाटर के साथ कराई तो हाइड्रोक्साइड, अगर स्टीम के साथ कराई तो ऑक्साइड। ये थोड़े थोड़े आपको ध्यान देने पड़ेंगे कि क्या पूछा हुआ है, कोल्ड वाटर दिया हुआ है, स्टीम दिया हुआ है, हॉट वाटर दिया हुआ है। ये वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2। फिर मैंने बैलेंस करके लिखा हुआ है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होता। कई बच्चे लिख देते हैं Fe2O3, तो ये नहीं बनेगा, Fe3O4 बनता है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दे देते हैं इस तरह से, Fe प्लस H2O क्वेश्चन मार्क, प्रोडक्ट आपको बताना होगा। तो Fe3O4 बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये सारा था मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में। ठीक है, अब है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे? फर्स्ट चैप्टर का जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था उसमें हमने पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। डिक्रीजिंग मतलब ज्यादा से कम, ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वो ज्यादा रिएक्टिव हैं। ये लाइन में ही है, इधर नीचे आ नहीं रहा था तो मैंने ऐसे इस तरह से लिख दिया। ये वाले जो एलिमेंट्स है ये Fe के नीचे वाले हैं। ठीक है,
डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब ऊपर वाला एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, फिर कम कम इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ज्यादा से कम वाला। और इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी मैंने। पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। इस सेंटर में हाइड्रोजन है। इसकी ट्रिक क्या थी? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। फिर से देखो, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। एक दो बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगी इजीली। ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये है इसको याद करने की ट्रिक। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है। देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं वाटर या फिर एसिड से। और ये ज्यादा इफेक्टिवली, ज्यादा विग्रेसली वर्क करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर। ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं जो एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है। और ये वाले जो एलिमेंट्स है, रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव हाइड्रोजन गैस, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके देते हैं। और जो एटम्स हाइड्रोजन से बिलो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते वाटर या फिर एसिड से। डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, कौन डिस्प्लेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन वाटर के साथ विग्रेसली रिएक्ट करेगा, कौन एसिड से करेगा, कौन नहीं करेगा। तो ये सारा रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। देखो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। कि मेटल जो होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। कोई भी हम मेटल लेते हैं, उसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, उसका मेटल का सॉल्ट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये है जनरल रिएक्शन जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। रिएक्शंस देखते हैं। एल्यूमिनियम है, इसकी कराई HCl के साथ, क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस। Al प्लस H3PO4 वीक एसिड होता है ये एक, क्या बना, एल्यूमिनियम का फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट और हाइड्रोजन गैस। सोडियम की करवाई एसिड के साथ, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, ये सॉल्ट हो गया। मैग्नीशियम की HCl, MgCl2 क्या बना, और H2, मैग्नीशियम क्लोराइड। जिंक की HCl के साथ कराई, जिंक क्लोराइड प्लस H2। ठीक है, सिंपल है, आपको पता होना चाहिए सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस तो फिक्स है, सॉल्ट आप लोगों को रिएक्शन देख के पहचानना होगा कौन सा बनेगा। अब देखो एक रिएक्शन और है कॉपर की HCl के साथ, इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन। इसका रीजन बता सकते हो ऐसा क्यों होगा? बाकी सारे मेटल्स भी तो रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ, कॉपर क्यों नहीं कर रहा? कॉपर की रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये हमें कैसे पता चला, रिएक्टिविटी सीरीज को देख के। तो इसमें क्या आएगा, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा हमारा। ये था रिएक्शन मेटल की किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में। नेक्स्ट फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। सिंपल बताऊं तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी हमने। M1 मोर रिएक्टिव मेटल है ये, दो मेटल्स लिए इसमें M1 M2, एक ज्यादा रिएक्टिव एक कम रिएक्टिव। तो हमने क्या पढ़ा था, ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ये हमने मोर रिएक्टिव मेटल ले लिया। और ये क्या लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जो कम रिएक्टिव है उसका सॉल्ट ले लिया। प्रोडक्ट क्या बनेगा, M2 एंड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ M1। अगर इससे आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये क्या है, एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ये A लिया, ये कोई दूसरा रिएक्टेंट लिया BC, तो प्रोडक्ट क्या बना, B अलग हो गया, AC हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ा था। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। इस केस में A ज्यादा रिएक्टिव है और B कम रिएक्टिव है, इसलिए B अलग हो गया और A और C साथ में हो गए। एग्जाम्पल देखो, जैसे Fe प्लस CuSO4,
हमें पता है कि Fe जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू Cu। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। आपको इन दोनों के कलर ध्यान रखने हैं, CuSO4 ब्लू कलर का होता है, FeSO4 ग्रीन कलर का। अगर सपोज करो आपको इस तरह से दिया हुआ होता तब क्या बनता, Cu प्लस FeSO4, तब कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि Cu लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। अगला जैसे मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Cu, तो ये MgSO4 के साथ आ जाएगा और ये Cu अलग हो जाएगा। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है, उसका क्लोराइड बना लेगा सिंपल। ये जो लिखा हुआ ये आप रहने दो, इतना आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल है। किसी भी मेटल ले लिया जैसे सोडियम, इसके क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, सिंपल। कैल्शियम की क्लोरीन के साथ कराई, कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम के क्लोरीन के साथ कराई, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, आयंस का चेंज हुआ खाली। कैसे बना, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव आता है, Cl पे नेगेटिव आता है, क्या बना, Mg2 पॉजिटिव। ये कैसे होगा वैसे, प्लस 2Cl नेगेटिव, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, MgCl2। ठीक है, तो ये था मेटल की रिएक्शन हमारी क्लोरीन के साथ में। नेक्स्ट सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। ये जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, उन मेटल्स का हाइड्राइड बना लेते हैं। सिंपल एग्जांपल देखते हैं, सोडियम लिया, इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ कराई, क्या बन गया, सोडियम हाइड्राइड। उस मेटल का हाइड्राइड बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड। नेक्स्ट लिया जैसे कैल्शियम, इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, क्या बना, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। ये आप लोगों को फॉर्मूले तो बनाने आता है ना, कैसे बना NaH, ये सोडियम ये हाइड्रोजन, इस पे +1 इसका -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा NaH। ठीक है, और इसका CaH2 क्यों बना, क्योंकि इसका होता है चार्ज +2, इसका -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा CaH2। ठीक है, इस तरह से बनते हैं हमारे फॉर्मूलाज। तो किसी भी रिएक्शन मेटल की वाटर हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो उस मेटल का हाइड्राइड बन जाता है। ये ऑलमोस्ट हमारी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं कि मेटल हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे करता है, वाटर के साथ कैसे करता है, एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ये सारी जो 6 केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारी मेटल्स की। ठीक है, फिजिकल और केमिकल दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा मेटल्स का लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ मेटल। मेटल को कहाँ कहाँ यूज में लिया जाता है, मेटल होता क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब मेटल का लास्ट पार्ट है यूजेस, कहाँ यूज में लिया जाता है इसको। बहुत सारे यूजेस हैं इसके, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। मेटल्स इन बायो प्रोसेसेस, बायो प्रोसेसेस में कैसे यूज किया जाता है। जैसे जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें मेन एलिमेंट कौन सा होता है हमारा, आयरन। आयरन क्या है, एक मेटल है। और किसमें होता है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, एज अ मिनरल्स की फॉर्म में यूज करते हैं हम इसको। सोडियम और मैग्नीशियम पोटेशियम आर एसेंशियल मेटल्स रिक्वायर्ड एज मिनरल्स की फॉर्म में रिक्वायर्ड होते हैं। ये हो गया बायो प्रोसेसेस के उससे। सेकंड है मेटल्स इन डेली गुड्स एंड मशीन्स, नॉर्मल लाइफ में मशीन्स वगैरह में कैसे यूज किया जाता है। जैसे कॉपर वगैरह होते हैं वो किसमें यूज होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज करते हैं। स्टील वगैरह, स्टील के क्या यूज में आते हैं, यूटेंसिल्स इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने में काम आता है। आयरन यूज फॉर मेकिंग स्टोव बर्नर्स, स्टोव का जो बर्नर है उसको बनाने के लिए आयरन यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो एक दो तीन चार यूजेस और है इंपॉर्टेंट, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। देखो थर्ड यूज है इसका, मेटल इन असेसरीज। असेसरीज में कैसे यूज किया जाता है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब किस में यूज आते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए। सिल्वर हो गया, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम यूज इन ज्वेलरी, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए काम में आते हैं।
अगला है मेटल्स इन हेल्थ इक्विपमेंट्स। हेल्थ इक्विपमेंट्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में काम आता है। कैसे? थर्मामीटर देखा होगा आप लोगों ने। थर्मामीटर में क्या यूज करते हैं हम लोग? मरकरी। मरकरी क्या है? एक मेटल है। इस तरह से यूज में लेते हैं हम लोग मेटल्स को। मेटल्स यूज इन स्पेस प्रोजेक्ट्स। स्पेस के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें यूज में आता है, जैसे जर्कोनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। ये सब जो मेटल्स हैं वो स्पेस प्रोजेक्ट्स में काम में आते हैं। और क्या है? न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल में कौन सा आता है? मेनली यूरेनियम यूज किया जाता है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल की तरह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है मेटल्स के। थोड़ा बहुत एक बार देख लेना, अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो 2 या 3 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो बेसिक बेसिक आपको पता ही है, एक दो फिर भी रीड कर लेना। देखो, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे नॉन मेटल होता क्या है। सेम उसी पैटर्न में चलेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी, मेटल, नॉन मेटल होता क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर यूजेस ऑफ नॉन मेटल, जिस तरह से हमने मेटल्स में डिस्कस किया था। देखो फिर, नॉन मेटल क्या होता है? इट इज एन एलिमेंट हुज एटम्स रेडिली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। वो सब्सटेंस या वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिव आयन बनाता है। नेगेटिव आयन यानी एनायन। ये चीजें हम लोगों को पता है। मेटल में हमने क्या पढ़ा था? वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाता है। ये जस्ट अपोजिट होता है मेटल्स का। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एनायन बनाता है। कोई एग्जांपल नॉन मेटल का? ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं? नॉन मेटल। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो ये हमने ले लिया ऑक्सीजन। नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सपोज करो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? ओ नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप, ओ नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, क्या चार्ज आ गया? 2 नेगेटिव। तो ये क्या बन गया? ऑक्सीजन का एनायन। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव स्टेट में स्टेबल रहता है, ठीक है। इसी तरह से कार्बन भी एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मेटल्स, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। ये हमने मेटल्स में भी देखा था। और क्या है? ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल। मेटल में कौन सा था मोस्ट अबेंडेंट? एल्यूमिनियम, ठीक है। वैसे ही नॉन मेटल अबेंडेंट कौन सा होता है सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन। और क्या? दे आल्सो फॉर्म अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर एंड ओशंस। ओशंस में प्रेजेंट होते हैं, एयर वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। ओशन में कौन सा होता है? बेसिकली क्लोराइड आयन, क्लोरीन का जो क्लोराइड आयन फॉर्म में होता है उसमें प्रेजेंट होता है ओशंस में। क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओशंस। और एयर में कौन सा होता है? एयर में जनरली ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है। ये भी लिखा हुआ होगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। ये तो कुछ जनरल चीजें थी कि नॉन मेटल होता क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की, ठीक है। तो क्या होता है नॉन मेटल? कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो एनायन बनाता है, नेगेटिव चार्ज आयन बनाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, दे ऑल आर नॉन मेटल्स, ठीक है। अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं एक एक करके, जैसे हमने मेटल्स में पढ़ा था, ठीक है। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी फिजिकल स्टेट। कौन सी स्टेट में रहता है? जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स क्या थे? वो जनरली सॉलिड होते हैं नेचर में, स्टेट में, मतलब ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। कई कबार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, तो उसका आंसर होगा ब्रोमीन। Bromine is the only liquid which exists in bromine is the only non-metal which exists in liquid state, ठीक है। ब्रोमीन इकलौता नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एज कंपेयर टू मेटल्स, नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल्स में क्या था? उनकी रिजिड, टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर थी। नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता, ड्यू टू लेस कॉम्पैक्ट पैकिंग। इसकी जो पैकिंग होती है वो लेस कॉम्पैक्ट होती है। मेटल्स की तरह एकदम टाइट रिजिड पैक नहीं होता इसका। इस वजह से इनको मेल्ट करना, बॉईल करना इजी होता है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है एज कंपेयर टू मेटल्स, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा मेटल्स, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नाउ थर्ड वन इज हार्डनेस। हार्डनेस में क्या बोलेंगे हम? नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं नेचर में, दे आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। बट इसमें एक एक्सेप्शन कौन सा? डायमंड। डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है नेचर में। पता ही होगा, हमने डायमंड किस में यूज करते हैं? कटिंग के लिए यूज किया जाता है जनरली। क्यों? क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है।
तो ये एक एक्सेप्शन है इसका। डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी लस्टर। लस्टर क्या क्या मतलब था? चमक, शाइनिंग। शाइनिंग कैपेबिलिटी या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, वो नॉन मेटल्स में जनरली नहीं होती है। नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती। इसमें एक्सेप्शन कौन से? डायमंड होता है, डायमंड में चमक होती है, आयोडीन होता है, ये लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, एक्सेप्शन आयोडीन हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी। ये दोनों हमने मेटल्स में स्टडी करी थी। एक कौन सी थी? थिन शीट्स में अगर हम मेटल्स को या बीट करते हैं तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और दूसरी थिन वायर्स में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी। ये दोनों ही नॉन मेटल्स में नहीं होती है। नॉन मेटल्स डोंट शो डक्टिलिटी, दे आर नॉन मेलिएबल। ये दोनों प्रॉपर्टी मेटल्स की हैं, ठीक है। बेसिक तो यही है कि जो प्रॉपर्टीज मेटल्स की थी वो नॉन मेटल्स शो नहीं करते हैं, अपोजिट है एक दूसरे से बस। मेटल लस्टरस थे, डक्टिलिटी शो करते हैं, मेलिएबिलिटी शो करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। नॉन मेटल्स इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। मेटल्स में क्या पढ़ा था? दे आर गुड कंडक्टर्स, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स दे आर बैड कंडक्टर्स। इसका रीजन, गुड कंडक्टर के लिए क्या रीजन था? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल का भी और वैसे भी कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं ये जनरली, ठीक है। थर्मल वाली भी नहीं शो करती है। तो ये होगा कंडक्टिविटी का। अब नेक्स्ट है हमारा एट प्रॉपर्टी, सोनोरिटी। अच्छा हाँ, मैं एक एक्सेप्शन बताना भूल गई। कंडक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, पर उसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। याद रखना, ठीक है। ग्रेफाइट ये क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। जी से ग्रेफाइट, जी से गुड, इस तरह से आप याद रख सकते हो। कंडक्टिविटी ये अच्छा कंडक्टर होता है, बाकी जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एट्थ प्रॉपर्टी है हमारी सोनोरिटी। सोनोरस क्या था? जब हम हिट करते हैं तो एक रिंगिंग साउंड आती है, जैसे स्कूल की बेल हो गई और मंदिर में घंटी बजाते हैं, वो सब वो प्रॉपर्टी जनरली मेटल्स की होती है। मेटल्स सोनोरस शो करते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। इनमें से कोई साउंड नहीं आती जब इसको हिट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ। इनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती जितनी की मेटल्स की होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मेटल्स। मेटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो ये बात थी हमारी स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी भी नॉन मेटल्स की ज्यादा नहीं होती है, दे हैव लो डेंसिटी, जबकि उनकी ज्यादा होती है मेटल्स की। क्यों? क्योंकि उनकी टाइटली पैक स्ट्रक्चर है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसकी डेंसिटी कंपेयर टू मेटल्स कम होती है। कलर क्या था? दे शो डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर शो करते हैं ये। जैसे सल्फर हो गया, ये येलो कलर शो करता है। ग्रेफाइट हो गया, वो ब्लैक कलर शो करता है। क्लोरीन का अलग कलर होता है, तो ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। जस्ट अपोजिट है मेटल्स के। मेलिएबिलिटी शो नहीं करते, डक्टिलिटी शो नहीं करते, सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं होती, जनरली बैड कंडक्टर्स होते हैं, पर एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर होता है। डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू मेटल्स, स्ट्रेंथ कम होती है, कलर डिफरेंट शो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब बारी है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि जैसे नॉन मेटल किसी और एलिमेंट के साथ या कंपाउंड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। जैसे हमने मेटल्स में डिस्कस करी थी, सेम उसी तरह से हम एक एक रिएक्शन पढ़ के देखेंगे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, इसमें पहली प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, कि कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। जनरल रिएक्शन ये है हमारी, नॉन मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। जो नॉन मेटल हमने लिया उसका ऑक्साइड बन जाएगा। फिर उस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम वाटर से ट्रीट कराएंगे तो एसिड फॉर्म होता है। ये मैंने दो एग्जांपल लेके दिखा रखे हैं। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, हम सबको पता है। इसका ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, इस नॉन मेटल का ऑक्साइड बन गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऊपर एरो क्यों शो करा है? किसी भी कोई गैस फॉर्म होती है तो हम ऐसे अपवर्ड्स एरो की तरह से शो करते हैं, ठीक है। इस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब मैंने वाटर से रिएक्ट कराया तो क्या बना? H2CO3। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। ध्यान रखना, कई बार एक 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, या इस तरह से। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3।
एक और एग्जांपल देखते हैं। सल्फर नॉन मेटल है, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से ट्रीट करा तो क्या बना? H2SO3। ध्यान रखना H2SO4 नहीं बनेगा, H2SO3। इसका नाम होता है हमारे सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और H2SO4 क्या होता है हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो थोड़ा ध्यान रखना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO3 होता है हमारा सल्फ्यूरस एसिड। ये थी हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी वाटर के साथ। देखो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। इसका क्या मतलब हुआ? दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। क्यों? किसको? टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर, वाटर की जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन गैस में, इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। कोई भी आपके क्वेश्चन आ जाए सल्फर की वाटर के साथ रिएक्शन, तो क्या आएगा? नो प्रोडक्ट फॉर्म। कार्बन की वाटर के साथ क्रॉस करके आ जाना, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते वाटर को कि वो रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर दे। तो रिएक्शन विद वाटर में तो ये था कि कोई प्रोडक्ट ही फॉर्म नहीं होगा हमारा, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम लोगों ने देखा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते, पर अगर हम कोई कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराए या फिर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर दे दें तो ये पॉइंट है कि किस तरह से रिएक्ट करेंगे। देखो, बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कॉक एट 1270 केल्विन, मतलब इतना टेम्परेचर दे, 1270 केल्विन टेम्परेचर दे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या काम होता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है? तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड। जब कोक को हम निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे 1270 केल्विन टेम्परेचर पास कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, C+H2O एरो लगा के क्वेश्चन मार्क दे देंगे, प्रोडक्ट आप लोगों से पूछेंगे। और ये जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाटर गैस, या फिर कई बार सिन गैस भी बोलते हैं, सिंथेसिस गैस, तो शॉर्ट में सिन गैस बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस, व्हाट इज सिन गैस, 4 ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए CO+H2 के मिक्सचर को बोला जाता है सिन गैस, यानी सिंथेसिस गैस और वाटर गैस, ठीक है? नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। किसी भी नॉन मेटल की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे तो क्या होगा? ये भी सेम ही है कि नॉन मेटल जो है वो जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो इससे मतलब एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। देखो, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। एसिड में से वो हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते, इसलिए वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे उसके साथ। जैसे ये है कार्बन प्लस HCl, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। फॉस्फोरस का लिया हमने P4 प्लस HCl, कोई प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। तो वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। कि नॉन मेटल किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से कैसे रिएक्ट करेगा? ये भी जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह है कि जो ज्यादा मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव वाले को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। A more reactive non-metal displace less reactive non-metal from its salt solution। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था। एग्जांपल देखो, NaBr प्लस Cl2। यहाँ हमें पता है कि जो क्लोरीन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है? तो क्या होगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl प्लस Br2, Br अलग हो गया, NaCl इकट्ठा आ गया, सोडियम क्लोराइड प्लस Br2। ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट ने कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है? ये था हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। कि कोई भी जो नॉन मेटल है वो क्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा? कुछ नहीं, सिंपल, अगर कोई भी नॉन मेटल है उसकी क्लोरीन से रिएक्शन करवाई तो वो उसका क्लोराइड बना देगा। देखो, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म रिस्पेक्टिव क्लोराइड, उसका क्लोराइड बना देगा। जैसे हमने लिया H2 प्लस Cl2, क्या बनेगा? 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। नेक्स्ट, फॉस्फोरस का हमने लिया P4 प्लस 10Cl2, क्या बन गया? 4PCl5। ये मैंने बैलेंस करके लिखा हुआ है, तो PCl5 बन गया, उसका क्लोराइड बन गया, ठीक है?
तो जनरली क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पे उसका क्लोराइड बन जाता है। ये थी हमारी फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जैसे क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोराइड बन जाता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके उसका हाइड्राइड बन जाएगा। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स। ये कार्बन नॉन मेटल है, इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, क्या बन गया? CH4, मीथेन फॉर्मूला होता है इसका, नाम क्या होता है? मीथेन। तो एक कार्बन है तो मेथ एन। ये नेमिंग आपका फोर्थ चैप्टर में आएगा, वैसे तो मैं फिर भी बता देती हूँ, इसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, क्या बन गया? NH3, इसका नाम है अमोनिया। नेक्स्ट ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई तो क्या बन गया? H2O। ये तो हमें पता ही है क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो ये थी हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी पूरी हो गई है। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल, कहाँ कहाँ काम में आते हैं नॉन मेटल्स। देखो, फर्स्ट है नॉन मेटल्स इन बायो प्रोसेसेस। बायो प्रोसेस में कैसे काम आता है? ऑक्सीजन जो हम लेते हैं रेस्पिरेशन से, वो क्या होता है? नॉन मेटल है। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो रॉ मटेरियल यूज होता है, फोटोसिंथेसिस बाहर निकालते हैं, वो क्या होता है? वो भी एक नॉन मेटल है, कार्बन। तो ऑक्सीजन इज टेकन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है वो एक नॉन मेटल है। वाइल CO2 इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। CO2 क्या होता है? वो रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में आपने बायो में पढ़ा होगा, प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं उसमें CO2 एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो भी क्या है? एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स इन लेबोरेटरी। प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह होती है जो स्कूल वगैरह में, उसमें यूज में लेते हैं। नाइट्रिक एसिड यूज लिया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, तो उसमें क्या होता है? सल्फर क्या है? एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हम लोग नॉन मेटल्स का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। थर्ड है हमारा हेल्थ एंड प्रोटेक्शन। हेल्थ एंड प्रोटेक्शन में कैसे यूज किया जाता है? क्लोरीन क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, इंसेक्टिसाइड की तरह हम लोग यूज करते हैं। और कौन सा दे रखा है? सल्फर, सल्फर एज अ फंगिसाइड यूज किया जाता है। तो ये नॉन मेटल के यूजेस है, ठीक है। हेल्थ एंड प्रोटेक्शन का हो गया, लैब्स वगैरह में यूज करते हैं, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के दौरान यूज में लिया जाता है। तो ये हो गया इसका बायो प्रोसेसेस का, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट यूज है इसका नॉन मेटल्स इन वेरियस गुड्स। किस किस में करते हैं हम? सल्फर इज यूज इन बैटरीज, जैसे जो इन्वर्टर वगैरह में बैटरी डलती है या जो भी बैटरीज वगैरह होती है, मेनली इसमें H2SO4 यूज करा जाता है। तो वो क्या है? सल्फर नॉन मेटल होता है। एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फायर वर्क जो भी काम होते हैं उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? एज अ फ्यूल। फ्यूल हम लोगों को पता है, जैसे कि हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कोयला हो गया, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? एक तरह से फ्यूल की तरह काम करते हैं ये। हाइड्रोजन क्या है? ये भी हमें पता है, मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल माना जाता है हाइड्रोजन को। तो ये कुछ बेसिक बेसिक यूजेस थे नॉन मेटल्स के। 2 या 3 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो आप मेन पॉइंट्स पॉइंट्स ध्यान रखना, ताकि आप थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख सको अगर कोई क्वेश्चन आए तो पॉइंट्स बना के, ठीक है। मेन मेन ध्यान रखना। एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, वेरियस गुड्स में यूज करते हैं, बायो प्रोसेसेस में यूज आता है, हेल्थ में यूज आता है। तो पॉइंट्स याद रखना इसके, ठीक है। ये होगा हमारे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स का हमारा पूरा हो चुका है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, केमिकल भी देख ली और यूजेस भी देख चुके हैं अब हम लोग। अब हम कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे मेटल और नॉन मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर डिफरेंस देख लेते हैं और फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस में क्या डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल में? मेटल में हमने क्या पढ़ा था? मेटल क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। और दूसरी साइड नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये नॉन मेलिएबल होते हैं और नॉन डक्टाइल होते हैं। पहला डिफरेंस। सेकंड, मेटल्स क्या करते हैं? शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है, लस्ट्रस होते हैं और सोनरस, रिंगिंग बेल वाला था जो। और ये दोनों ही प्रॉपर्टी शो नहीं करते नॉन मेटल्स, नॉन लस्ट्रस और नॉन सोनरस। सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड क्या है? दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लिक्विड या फिर गैशियस फॉर्म में होते हैं नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे। फोर्थ डिफरेंस है, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है, और दूसरी साइड नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। लास्ट पॉइंट क्या है? मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका रिजिड टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी साइड नॉन मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि इसका लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो ये डिफरेंस था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, ठीक है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया। अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट तो है इसका डेफिनेशन के बेस पे। पहला क्या होता है, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाते हैं। कैटायन मतलब कि जो पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है। और दूसरी साइड नॉन मेटल क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और अनायन फॉर्म करते हैं, यानी नेगेटिवली चार्ज। सेकंड पॉइंट है दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ये जनरल है, आपको ध्यान रखना, मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड क्या है, दे इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ये हम लोगों ने देखा था, जब मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और नॉन मेटल ऐसी कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। अगला है दे फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स, और दूसरी साइड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवलेंट क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होता है, वो सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए केमिकल बॉन्ड होता क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कोई H2 मॉलिक्यूल है, ये कैसे बना, H सिंगल बॉन्ड H। ये क्या है, ये एक बॉन्ड है, मतलब जो दो एटम्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। इसको सिंपल वर्ड्स में बोलो तो क्या कह सकते हैं, इट इज सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, और वी कैन से दैट टू आयंस। जैसे NaCl के बीच में Na प्लस और Cl माइनस, ये क्या हो गया, ये एक बॉन्ड है। इट इज सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये दो एटम्स के बीच में। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टू और मोर एटम्स कॉमा आयंस एक्सेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। ये सिंपली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम को जोड़ के रखता है, या फिर कह सकते हो दो आयंस को कनेक्ट करने का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। काफी सारे तरीके के होते हैं, पर मेनली आपको दो स्टडी करने हैं अभी 10th क्लास के अकॉर्डिंग, आयनिक और कोवलेंट। ऐसे ही एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है जिसको हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, वो आगे आप हायर क्लासेस में 11th 12th में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमें दो पढ़ने हैं इसके मेन, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। इसको ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कई बार इलेक्ट्रोवैलेंट लिखा हुआ आता है तो आपको ध्यान होना चाहिए आयनिक का ही दूसरा नाम है ये। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर से बनता है। और वहीं दूसरी साइड कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, आयनिक बॉन्ड को और कोवलेंट बॉन्ड को, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। चलो फिर हम सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को देख लेते हैं। देखो, तो हम सबसे पहले आयनिक बॉन्ड का डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में हम यही कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है। दूसरा पॉइंट, फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है 11। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे हम, 2,8,1, 11 हो गया। दूसरी साइड क्लोरीन का कितना होता है 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 2,8,7, ठीक है। ये जितने आउटर मोस्ट शेल, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एकदम आउटर मोस्ट शेल, इसको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट शेल, और जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस शेल हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल बोल लो या फिर वैलेंस शेल बोल लो, एक ही बात है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बोल लो या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सोडियम लिया, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक डॉट लगा दिया। दूसरी साइड वही क्लोरीन का देखे तो उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमने 7 डॉट लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो केमिस्ट्री में एक रूल होता है, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल, इसका क्या मतलब होता है, सभी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हर कोई एटम, हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। तो वैसे ही एटम भी स्टेबल होना चाहता है।
उसको भी अगर आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। और इसका एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए स्टेबल होने के लिए, वो ऑक्टेट पूरा नहीं करता, वो डुप्लेट पूरा करता है। हाइड्रोजन क्या करता है? डुप्लेट पूरा करता है। अगर उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे ना तो भी वो स्टेबल हो जाएगा। ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ में है, बाकी सभी आइटम्स ऑक्टेट पूरा करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? सोडियम का क्या कंफिग्रेशन? 2,8,1। इसके आउटर मोस्ट में 1 है, हमें क्या चाहिए? 8। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो इसके सोडियम के लिए क्या आसान रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना? ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, और दूसरी साइड देखो क्लोरीन है। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको भी 8 चाहिए। इसके पास भी सेम उसी तरह से 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। तो इसके लिए क्या ज्यादा इजी रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान रहेगा। तो होगा क्या? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट कर देगा। अब क्या हुआ? इसका कंफिग्रेशन हो गया 2,8, आउटर मोस्ट में 8, ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है, ये भी स्टेबल हो गया। क्लोरीन के पास एक की कमी थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया, इसका कंफिग्रेशन क्या हो गया? 2,8,8। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ये भी खुश ये भी खुश, दोनों के पास 8 हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। तो अब क्या आया? इसने क्या करा? डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन और इसने गेन करा 1 इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो इसके ऊपर Na पॉजिटिव आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो Cl नेगेटिव आया। तो जो बॉन्ड बना Na प्लस और Cl नेगेटिव में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन Na एंड Cl, MgCl2, किसी का भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये प्रोसेस करके आना है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर बनानी है, ट्रांसफर और लूज दिखाना है आपको इलेक्ट्रॉन्स का, और इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो सेकंड एग्जांपल है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का। एक बार खुद से भी ट्राई करके देखो आप लोग, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो इसको हम लिखेंगे 2,8,2। क्लोरीन का 17, 2,8,7। आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स तो याद होने चाहिए पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, अगर नहीं है तो कर लेना, 20 तो एटलीस्ट चाहिए ही होंगे। देखो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, तो 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लोरीन के पास 7, तो 7 डॉट्स लगा दिए। ठीक है, पर देखो 2 क्लोरीन है हमारे पास, इसलिए मैंने 2 बार क्लोरीन लिखा है। सेंटर में मैग्नीशियम लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन। सेम वही प्रोसेस है, हमें क्या करना है? ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। ये अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, और क्लोरीन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। तो इसने क्या करा? डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करा। तो क्या रिएक्शन बन गई? Mg2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे इसलिए 2 पॉजिटिव आ गया, प्लस 2Cl नेगेटिव। ये मैंने आगे 2 क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास 2 क्लोरीन है, अगर ये आप आगे ना लगा के यहाँ लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 नेगेटिव का मतलब तो हो गया 2 एटम गेन करें उसने, 2 एटम नहीं गेन करे, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करे, दोनों क्लोरीन ने एक एक गेन करा है। तो हम आगे 2 लगाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव। फॉर्मूला क्या बन गया? MgCl2। इस तरीके से भी दिखा सकते हो, Mg और Cl, Mg पे +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा MgCl2। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम में, कैल्शियम उसका आ सकता है, CaCl2 का आ सकता है, कैल्शियम क्लोराइड आ सकता है, और भी कोई भी पूछ सकते हैं, CaO पूछ सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो इसी तरह से करने हैं आपको। ठीक है, अब हम एक बार इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। जैसे हमने मेटल्स नॉन मेटल्स में देखी थी, वैसे आयनिक कंपाउंड्स की भी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं।
फिजिकल स्टेट क्या होती है इसकी? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सेकंड है इसका हार्डनेस। आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है? हार्ड होते हैं, टाइटली पैक स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड होते हैं एक तरह से, तो आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड। थर्ड है कंडक्टिविटी। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो कंडक्टर शो नहीं करते, मतलब नॉन कंडक्टर्स होते हैं, पर मॉल्टन या फिर एक्वस स्टेट, मॉल्टन मतलब पिघला दिया उसको जब, उसमें या फिर एक्वस स्टेट में वो कंडक्टर्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनके आयंस जो होते हैं वो पास पास में होते हैं, फ्रीली मूव नहीं करते, पर जब हमने उसको मेल्ट कर दिया या फिर लिक्विड स्टेट में, वो कंडक्टर्स क्यों जाते हैं? क्योंकि तब उसके पास फ्री आयंस होते हैं मूवमेंट के लिए, इसलिए। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा खुद सोच के देखो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, तो इसको मेल्ट करना मुश्किल होगा, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है जो आयनिक कंपाउंड्स का, वो हाई होता है। दूसरा है सॉल्युबिलिटी, जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो ये तीन चार कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये वाली काफी पूछी जाती है, कंडक्टिविटी वाली, कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो मॉल्टन और एक्वस स्टेट में तो कंडक्टर्स होते हैं, पर सॉलिड स्टेट में नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये कुछ चार पांच प्रॉपर्टीज थी आयनिक कंपाउंड्स की। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। इसमें मेनली हमें पता करना है कि हम कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसकी रिफाइनिंग किस तरीके से होती है। तो उससे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं जो इस अब यूज होगी इस टॉपिक में हमारे। देखो, अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, ये तो हमें पता ही है कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ मिलते हैं हमें? अर्थ क्रस्ट में। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड विद प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन। क्या मतलब हुआ? ये एक ब्रांच है साइंस की जहां पे हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, कंसर्न विद प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके रिलेटेड है ये, एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन, कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं, उस सब की एक ब्रांच है जिसको अब बोला जाता है मेटलर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स जो नेचुरली मिलते हैं हमें अर्थ क्रस्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स। फिर एक नेक्स्ट टर्म आती है हमारे ओर्स। ओर्स क्या होता है? दोज मिनरल्स विच कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। देखो, और क्या है? मिनरल का ही एक पार्ट है। सपोज करो ये कोई मिनरल है, इसी का ही कोई पार्ट है और जहां पे परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है मेटल के मिलने की, और उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिनरल के ही पार्ट को हम बोलते हैं ओर। दोज मिनरल्स विच कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, मिनरल का वो पार्ट जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है मेटल का, एंड मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और वहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेटलर्जी, मिनरल और ओर्स। नेक्स्ट के गैंग पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं? बेसिकली इम्प्योरिटीज दैट आर प्रेजेंट इन ओर्स इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सॉइल और डस्ट। जो हमारे ओर्स होते हैं उसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है सैंड की फॉर्म में, डस्ट की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसका मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर। ओर से इन इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने को हम लोग बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है। ये देखो, ये पूरा टेबल है एक तरह से कि हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो, ये ओर था जो मिनरल मिनरल होता है पूरा, उसके अंदर ओर कौन सा होता है? जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज है मेटल का। ठीक है, तो ओर को हमने तीन में क्लासिफाई कर रखा है। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, पोटेशियम, सोडियम, वो सब एलिमेंट्स हो गए। फिर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है, जैसे मैग्नीशियम हो गया। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो नीचे आते हैं एलिमेंट्स, प्लेटिनम वगैरह, कॉपर कॉपर वगैरह हो गए, सिल्वर, ये सब क्या हो गया? लो रिएक्टिविटी वाले। जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से उसके बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ये मैं एक एक करके आपको डिटेल बताऊंगी, ये सिंपल चार्ट बताया डिफरेंशिएट करने के लिए। फिर सबसे पहले हम ये देखते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। इसमें क्या होता है? जो भी मेटल्स है ना लो रिएक्टिविटी वाले, उसमें मेनली जो वो होता है वो सल्फाइड ओर होता है। 90% केसेस में सल्फाइड ओर होता है। इसको हम कैसे सेपरेट करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम करते क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं इसको। ठीक है, फिर हमें मेटल मिल जाता है, लास्ट में हम मेटल की रिफाइनिंग करते हैं।
ठीक है, तो ये था प्रोसेस लो रिएक्टिविटी के केस में। और मीडियम रिएक्टिविटी में क्या होता है, या तो कार्बोनेट और होता है या फिर सल्फाइड और। सल्फाइड और का तो सेम प्रोसेस है, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। और दूसरी साइड है कार्बोनेट और। कार्बोनेट और का प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं। दोनों में हीट करना है, पर इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करना है, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो हमें क्या मिलेगा, उस मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। फिर उस ऑक्साइड से हम रिडक्शन टू मेटल, मतलब मेटल लेंगे, उसमें से ऑक्साइड से मेटल बनाएंगे, लास्ट में उसके रिफाइनिंग कर देंगे। ये तीनों को सेपरेट करने का तरीका है। मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिनकी मीडियम है और जिनकी कम है। कई बार इसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। ठीक है, तो ध्यान रखना, कैल्सिनेशन जनरली कार्बोनेट ओर के लिए होता है, रोस्टिंग होता है बेसिकली सल्फाइड ओर के लिए। और रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और कैल्सिनेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। फिर एक एक करके हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ इसको। ये देख लो, लो रिएक्टिविटी वाले का एग्जांपल दे रखा है, एक लो रिएक्टिविटी सल्फाइड ओर वाला, जो रोस्टिंग की उस प्रोसेस से होता है। रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये हमने जैसे एग्जांपल ले लिया HGS, मरकरी का सल्फाइड ले लिया। इसकी रिएक्शन हमने कराई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ हीट की प्रेजेंस में। क्या बना, HgO + 2SO2। हमने देखा था उसका ऑक्साइड बन जाएगा। अब ऑक्साइड से हमें क्या बनाना है, मेटल बनाना है। फिर ये HgO लिया, इसको वापस हीट करा तो 2Hg, मेटल अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, ये था लो रिएक्टिविटी वाले का एग्जांपल। फिर है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस तरीके का कुछ सर्किट होता है, बैटरी कनेक्ट कर रखी है, एक साइड एनोड ले रखा है इलेक्ट्रोड, और एक साइड कैथोड। एनोड नेगेटिव है, इलेक्ट्रोड कैथोड पॉजिटिव है। ये जो हमने सोल्यूशन ले रखा है वो है हमारा एसिडिफाइड कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ठीक है, ये इम्प्योर कॉपर की रोड है, ये वाली जो है प्योर कॉपर की है। तो इसमें होता क्या है, इस जब डिसोसिएट होता है, बैटरी ऑन करते हैं हम, तो प्योरिटी है ना, प्योर कॉपर है, वो इस पे जाके डिपोजिट होता जाता है। इस वाले पे डिपोजिट हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज है ना वो यहाँ इकट्ठी होती जाएंगी, जिसको हम बाद में बोलते हैं एनोड मड। तो लास्ट में क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो थिक हो जाएगा, मोटा होता जाएगा, क्योंकि इस पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो थिन होता जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें एक टॉपिक है कोरोजन वाला, कोरोजन ऑफ आयरन, सिल्वर, उन सब के एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम पिछले वीडियो में, मतलब पिछले वाला जो चैप्टर था उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या रिएक्शन होती है, क्या फॉर्मूला होता है रस्ट का, कैसे प्रिवेंट करते हैं उसको, बाय पेंटिंग से, गैल्वेनाइजेशन से, वो सब प्रोसेस। सिल्वर का किस तरीके से होता है, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो इसलिए मैं दोबारा से नहीं करवा रही इसमें। बाकी ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई भी डाउट रह गया हो आप लोगों का। और हमारे लाइव बैचेस भी चलते हैं ऑनलाइन अप टू 10th क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। किसी को एनरोल करना हो तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर